आडवाणी मेंशन आज दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के छोटे बेटे विराज की सगाई का कार्यक्रम आज रिया के साथ होना तय हुआ है। विराज की मां सुनीता पलके बिछाकर अपने होने वाली छोटी बहू रिया और उसके परिवार का इंतजार कर रही थी। तभी 8-10 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां बंगले के सामने आकर रुकती हैं और उसी के साथ चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सुनीता आरती का थाल लेकर दरवाजे तक आती है और फिर रिया की आरती उतारने के बाद नजर का एक टीका उसके माथे पर लगाकर बड़े प्यार से वो उसे घर के अंदर ले जाती है। मेहंदी लगे हाथ, खूबसूरत लंबे बाल और चमचमाते हीरो का हार पहनी वो रिया किसी अप्सरा से खूबसूरत नजर आ रही थी। कुछ ही देर में सगाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और इसी के साथ विराज और रिया एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। रिंग सेरेमनी के बाद घर पर आए सभी मेहमान पार्टी में बिजी हो गए थे। कुछ देर के लिए रेवती और राजू भी भूल गए थे कि उनकी बेटी साक्षी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। विराज, मुझे बाथरूम जाना है। ओह यस, स्ट्रेट देन फर्स्ट लेफ्ट। तुम अकेले मैनेज कर लोगी ना? ऑफ कोर्स। रिया वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी बाथरूम के बाहर उसे साक्षी खड़ी हुई नजर आती है। हे साक्षी, कहाँ थे आप बेबी? आपको भी बाथरूम जाना है क्या? ये कैसी गंदी सी डॉल से खेल रहे हो आप? मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, वो दिखाती हूँ। ओके? इस वॉशरूम में पानी नहीं है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अरे लेकिन रिया कुछ कह पाती उससे पहले साक्षी वहाँ से हटकर एक दीवार की ओट में छिप जाती है। चलो ऊपर ही चले जाते हैं। जैसे ही ऊपर जाने के लिए रिया सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है, साक्षी दीवार के पास खड़े हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। रिया ऊपर जाकर देखती है एक बड़ा सा वॉशरूम था जिसमें बाथरूम के अलावा ड्रेसिंग रूम भी अटैच था, जहां फ्रेश होने के बाद कपड़े बदलने और तैयार होने के लिए भी स्पेस था। रिया तुरंत जाकर पहले वॉशरूम यूज करती है, उसके बाद वो हाथ धोने के लिए आईने के सामने खड़ी हो जाती है। अचानक उसकी नजर आईने की ओर जाती है जिसमें उसे अपना खूबसूरत चेहरा नजर आता था। देखते ही देखते रिया को अपने पीछे एक काली परछाई नजर आती है जो आकर उसके अक्स में समा जाती है। रिया घबराकर मुड़कर देखती है तो उसे पीछे कुछ नजर नहीं आता। वो वापस आईने में देखती है तो उसे आईने में दिख रहा अपना अक्स धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और चेहरे पर दरारें पड़ने लगती हैं। घबराकर रिया अपने चेहरे को छूकर देखती है कि तभी उसे वॉशरूम का दरवाजा खटखट होने की आवाज सुनाई देती है। अभी 2 मिनट पहले तक तो यहाँ अंदर कोई नहीं था, अचानक अंदर के बाथरूम का दरवाजा कौन खटखट करने लगा? रिया थोड़ा घबराते हुए जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाथरूम तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। खाली बाथरूम को देखकर रिया गहरी सांस लेती है, लेकिन अचानक ही बाहर वॉश बेसिन का नल अपने आप चालू हो जाता है और उससे पानी गिरने लगता है। अरे कौन है यहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है? घबराकर जैसे ही रिया बाहर आने की कोशिश करती है, वॉशरूम का मेन डोर बाहर से लॉक हो जाता है। रिया बाहर दरवाजे का लॉक घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी उसे एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है और किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। कोई है? अरे ये डोर कैसे लॉक हो गया? साक्षी बेटा, ये तुम ही हो ना? बेटा दरवाजा खोलो, मैं समझ गई हूँ ये शरारत तुम ही कर रही हो। अच्छा तो ये सब तुम्हारी शरारत थी, पहले मुझे ऊपर भेजना और अभी ये डोर को लॉक करना एंड ऑल। रिया लगातार साक्षी साक्षी कहकर पुकार रही थी, लेकिन साक्षी की तरफ से उसे कोई जवाब सुनाई नहीं दे रहा था। बस किसी छोटे बच्चे के खिलखिलाने के हंसने की आवाजें उसे सुनाई पड़ रही थी। डर से रिया चिल्लाने लगती है और रिया के चिल्लाते ही दरवाजा अनलॉक हो जाता है और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है। अभी उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि एक बार फिर बाथरूम का दरवाजा खुलता है और कोई ताकत रिया के पांव पकड़कर उसे खींचकर वापस बाथरूम के अंदर ले जाती है और ले जाकर बाथ टब में गिरा देती है।
रिया पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका मुंह टब के अंदर पकड़ा हुआ हो। कुछ ही देर में सांस न ले पाने के कारण रिया की बाथ टब में ही मौत हो जाती है और उसका बेजान शरीर टब में ही निठाल होकर एक तरफ गिर जाता है। कुछ देर बाद माँ, रिया काफी देर पहले बाथरूम गई थी, अभी तक लौटी नहीं। आप देखोगे एक बार बाथरूम जाकर प्लीज। बेटे की बात सुनकर सुनीता बाथरूम में जाती है तो वहां उसे कोई नजर नहीं आता। विराज, बाथरूम में तो कोई नहीं है। तू देख, हो सकता है बंगला देखने के लिए निकल गई हो। विराज को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी कि सगाई के दिन जब इतने मेहमान जमा है, रिया पिछले आधे घंटे से लौटी क्यों नहीं है। रिया भी ना, ये कोई समय है बंगला देखने का? और अगर देखना ही था तो मुझे कहती, मैं दिखाता। विराज परेशान होकर इस कमरे से उस कमरे में टहल रहा था। तभी उसे साक्षी के कमरे का बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। विराज रिया रिया करते हुए बाथरूम के अंदर जाता है तो वहां बाथटब में रिया को पड़े हुए देखता है। रिया की ऐसी हालत देख वो चिल्लाते हुए भाई भाभी को पुकारता हुआ बाहर आता है। चाचा को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर भी साक्षी कोई रिएक्शन नहीं देती और अपने कमरे के बेड पर बैठकर आराम से अपनी डॉल से खेलती रहती है। विराज को पागलों की तरह रोते चिल्लाते सुन रेवती, राज और कई सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। रिया की इस तरह अजीबोगरीब हालत में मौत हो जाने से पूरे बंगले में कोहराम मच गया था। रिया की माँ और सुनीता जी के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। वहीं अपनी डॉल के साथ खेलती साक्षी उसे देखकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रही थी। साक्षी बेटा, रिया को बाथरूम में जाते हुए देखा था तुमने? क्या हुआ था यहाँ? बोलो ना बेटा, ऐसे कैसे अचानक वो बाथरूम में डूब गई? रिया मदद के लिए चिल्लाई होगी, तुम्हें आवाज नहीं आई? बाथ टब में डूबकर कोई कैसे मर सकता है? मर गई बेचारी। सगाई के दिन हुए रिया की मौत और उसके बाद साक्षी का ये व्यवहार सुनीता, रेवती, राज और विराज सभी को भीतर तक हिला गया था। बाकी के मेहमान भी अब तो साक्षी के बारे में अजीब अजीब सी बातें करने लगे थे, जिससे पूरा परिवार बहुत डिस्टर्ब हो गया था। कुछ देर बाद साक्षी के डॉक्टर का राज के पास फोन आता है। सब ठीक है ना मिस्टर राज? साक्षी में कुछ इम्प्रूवमेंट समझ में आ रहा है? आपको याद है ना, कल उसको सेशन के लिए लेकर आना है। डॉक्टर, एक बहुत बुरी खबर है, एक और मौत हो गई है और इस बार भी साक्षी का बिहेवियर बहुत ही सस्पिशियस था। मेरे भाई की मंगेतर उसकी सगाई के दिन ही साक्षी के बाथटब में मरी हुई मिली है। साक्षी वहीं कमरे में बैठकर जोर जोर से हंस रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। डॉक्टर, प्लीज कुछ करिए। राज ने डॉक्टर को पूरी घटना के बारे में बता दिया था। मिस्टर राज, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ स्टडी करनी है, उसके बाद मैं आपको फोन करता हूँ। राज की बातें सुनने के बाद डॉक्टर बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। साक्षी से बात करते समय डॉक्टर ने जितने भी नोट्स तैयार किए थे वो सभी को एक बार फिर से स्टडी करने लगता है। कुछ देर पहले क्या जरूरत है बेटा मकान शिफ्ट करने की? अच्छा खासा बंगला है हमारा, नई जगह पर जाओ तो एडजस्ट होने में कितनी दिक्कतें होती हैं। अरे माँ, ये बंगला है और अभी हम जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ना वो मेंशन है। आपके इस बंगले से बहुत बड़ा है और खूबसूरत भी। हाँ, बस शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन अपने पास गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर है, नौकर चाकर है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। इतना वेल मेंटेन्ड मेंशन हमें सही दामों में मिल रहा है और आप हो कि अपने बंगले का मोह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। राज, जो मिस्टर आडवाणी का बड़ा बेटा था, परिवार के अधिकतर खास निर्णय वही लिया करता था। राज और रेवती ने शहर के बाहरी इलाके में बनाए खूबसूरत मेंशन अपने लिए पसंद कर लिया था और आज वे लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। साक्षी को अपना ये नया बंगला बहुत अच्छा लग रहा था। वो दौड़कर सभी कमरों में जाकर उसे देख रही थी। राज, काफी देर हो गई, साक्षी कहीं नजर नहीं आ रही, आपने देखा क्या उसे? अरे क्यों चिंता करती हो, बाहर गार्ड बैठे हुए हैं,
घर से बाहर नहीं गई होगी, अंदर बंगले में ही कहीं होगी, चलो देखते हैं। राज और रेवती मिलकर साक्षी को ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद एक अंधेरे कमरे में उन्हें साक्षी बैठी हुई नजर आती है। अरे साक्षी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? इतना बड़ा बंगला छोड़कर ये अंधेरे कमरे में क्यों बैठ गई हो? चलो इधर आओ। राम सिंह, इस कमरे में अंधेरा क्यों है? गुस्से में रेवती की आवाज सुनकर राम सिंह दौड़ते हुए वहां आता है। मैडम, पता नहीं इस कमरे में क्या प्रॉब्लम है, कई बार बल्ब बदल दिया लेकिन बार बार खराब हो जाता है। आप लोग चलिए, मैं चेंज करके आता हूँ। रेवती अपनी बेटी साक्षी को लेकर दूसरे रूम में आती है तो देखती है कि साक्षी के हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया है जो दिखने में काफी अजीब लग रही थी। साक्षी, ये किसका टॉय है तुम्हारे पास? हमारा सामान तो अभी अनपैक भी नहीं हुआ, फिर ये गुड़िया कहाँ से आई? अम्मा, ये गुड़िया उस रूम में थी। आपको पता है, गुड़िया ने मुझे हाय किया। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। आप पूछ रही थी ना मैं उस रूम में बैठकर क्या कर रही थी? मैं अपनी नई फ्रेंड के साथ खेल रही थी। हम दोनों ने ढेर सारी बातें की और हमें बहुत मजा भी आया। मैंने डॉल को प्रॉमिस किया है, अब हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। राम सिंह, बोला था ना तुमसे कि घर में जो भी सामान हो सब उठाकर बाहर फेंकवा देना। हमें कोई पुराना सामान घर में नहीं दिखना चाहिए। फिर ये डॉल कैसे रह गई? पता नहीं साहब, मैंने तो पूरा बंगला चमका दिया था, एक भी चीज नहीं बची थी। कैसे आई, कहां से आई, नहीं कह सकता। सब के सब कामचोर हो गए हो। डॉल क्या खुद से चलकर आई होगी यहाँ? कोई काम सही से नहीं होता। लाओ साक्षी, इधर दो वो डॉल। आपके लिए पापा बाजार से नया और बहुत अच्छा डॉल लाकर देंगे, लाओ। देखो तो, ये डॉल कितनी गंदी है और इसके चेहरे पर ये गंदा सा क्या लगा है, खून जैसा। छी! मम्मा, ये मेरी डॉल है और इसका नाम एमिली है। आप मेरी डॉल के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। इतना कहकर साक्षी डॉल लेकर अपने रूम में चली जाती है। देख रही हो रेवती, ये कैसे बात कर रही है? मैंने इसे बोला कि डॉल को उठाकर घर से बाहर फेंको और ये उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। अरे जाने दो ना, बच्ची है। जब रात को सो जाएगी तब हटा देना। सोने के बाद बच्चे सब भूल जाते हैं। उसे कौन सा याद रहने वाला है कि यहाँ बंगले में उसे क्या मिला था। साक्षी वाकई मम्मी पापा से नाराज थी। डिनर करने के लिए भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। साक्षी बेटा, ऐसे कोई मम्मी पापा से नाराज होते हैं? आपने आज खाना भी नहीं खाया। अच्छा आओ, दादी अपनी गोदी में बिठाकर प्यार से खिलाएगी। नहीं दादी, मुझे खाना नहीं खाना। आपने देखा ना मम्मी पापा ने कैसे इंसल्ट की मेरे फ्रेंड की। ये तो गलत बात है ना। मम्मी पापा को सॉरी बोलना पड़ेगा। जिद नहीं करते ना बेटा, मम्मी पापा बड़े हैं, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। चलो जल्दी से खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आओ। दादी आप भी जाओ, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी। आप सब लोग एक जैसे हो। अरे बेटा, ये कैसे बात कर रही हो तुम? देखा माँ आपने, जब से इस लड़की ने उस डॉल को लिया है कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही है। ये इतनी बदतमीजी से तो कभी बात नहीं करती। इसे हुआ क्या है? उस डॉल के लिए ऐसे पागल हो रही है जैसे आज से पहले इसने कोई खिलौना देखा ही नहीं है। अब उसकी डॉल से हम माफी मांगेंगे? रेवती, खत्म करो इस बात को और देखो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा साक्षी के पीछे पीछे जाने की। ज्यादा लाड़ प्यार से भी बच्चे बिगड़ते हैं, इस बात का ख्याल रखना। राज ने साक्षी को मनाने के लिए घर में सभी को सख्त मना कर दिया था, लेकिन साक्षी का व्यवहार हर गुजरते पल के साथ बहुत तेजी से बदल रहा था। क्या साक्षी के साथ किसी अनहोनी की शुरुआत हो गई है? आखिर किसकी है ये डॉल और साक्षी के पास कैसे आई? क्या साक्षी वाकई अपने माँ पापा से नाराज है या कोई और शक्ति है जो उससे ये सब करवा रही है? जानने के लिए देखना ना भूले कहानी का अगला भाग। पिछले भाग में आपने देखा कि साक्षी अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई है जहां उसे एक अजीब गुड़िया मिलती है। साक्षी उसे अपना दोस्त बना लेती है, लेकिन अब उसकी मां नहीं चाहती कि साक्षी एक पुरानी और अजीब दिखने वाली गुड़िया के साथ खेले, इसलिए वो उसे फेंकने को कहती है, जिससे साक्षी नाराज हो जाती है और सबसे बात करना बंद कर देती है। अब आगे। साक्षी ने पिछले 2 दिनों से पापा मम्मी से बात नहीं की थी। दादी सुनीता ने कई बार उसे बहलाने की कोशिश की,
लेकिन हर बार वो कमरे में जाकर अपना रूम लॉक कर देती। बार बार खाने के लिए बुलाने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। राम सिंह खाना खिलाकर आया है अभी साक्षी को, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है लड़की को। हम सबसे तो बात ही नहीं कर रही है, ना हमारे कहने से खाना खा रही है। नौकरों के हाथ से खाना मंजूर है, लेकिन हम लोगों से नहीं। कुछ सुनाई दे रहा है माँ जी? साक्षी के कमरे से बातें करने और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अपने डॉल से बात कर रही है, लेकिन हमें देखकर ऐसे मुंह बनाती है जैसे शक्ल भी देखना न चाहती हो। बेटा, होता है बच्ची है, उसे वो गुड़िया अच्छी लग रही है, इसीलिए उसे इतना लाड दिखा रही है। अभी उसे अच्छा बुरा नया पुराना कहाँ समझ आता है। खत्म करो इस बात को और कह दो सॉरी। इकलौती बेटी की हालत देखकर और सुनीता के कहने पर रेवती और राज साक्षी को सॉरी बोल देते हैं। सॉरी सुनकर साक्षी अपने पिता से जाकर लिपट जाती है। अच्छा, आइसक्रीम खाने चले? फिर तुम्हें नए टॉयज भी दिला देंगे, तो तुम्हें इस पुरानी डॉल से नहीं खेलना पड़ेगा। नहीं चाहिए आपकी आइसक्रीम और ना ही नई डॉल, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। साक्षी अपने डॉल को कसकर सीने से लगा लेती है और फिर से जाकर बेड पर उससे खेलने लगती है। उसी रात रेवती, जाओ और जाकर साक्षी की वो डॉल उठाकर स्टोर रूम में रख दो। मैं नई डॉल लाया हूँ, वो उसके रूम में रख देना। सुबह जब उस सुंदर सी डॉल पर उसकी नजर पड़ेगी तो अपनी उस गंदी सी डॉल का ख्याल भी नहीं आएगा उसे। रेवती देर रात गए साक्षी के कमरे में दाखिल होती है। साक्षी अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। रेवती उसके हाथ से डॉल लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो गुड़िया को स्पर्श करती है उसे एक जोरदार झटका महसूस होता है। ऐसा लगा जैसे करंट लग गया हो। क्या था ये? घबराते हुए रेवती एक बार फिर से डॉल को उठाती है और उसे ले जाकर स्टोर रूम में पटक देती है और फिर राज की लाई नई गुड़िया वहां रखकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन राज और रेवती बड़े खुश थे कि अब उन्हें उस मनहूस सी दिखने वाली डॉल की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन सुबह 8 बजे जब साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है तो साक्षी के हाथों में फिर से वो डॉल दिखाई देती है। साक्षी बेटा, ये डॉल कहाँ से आई तुम्हारे पास? माँ की बात सुनकर साक्षी खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये डॉल तो मेरी है ना, तो और कहाँ जाएगी? लेकिन बेटा, मैंने देखा था, सुबह ये घर में कहीं नहीं थी। पापा, वो एमिली मेरे साथ हाइड एंड सीक का खेल खेल रही थी। वो छुपी हुई थी और मुझे ढूंढने के लिए कह रही थी। तुम्हें किसने कहा वो तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए छिपी है? अरे मम्मा, एमिली ने बताया, और कौन बताएगा? उसने मुझे आवाज लगाकर कहा मुझे उसे ढूंढना होगा। सुबह 5 बजे बिस्तर पर सो रही साक्षी की नींद एक आवाज से टूट जाती है। साक्षी को सुनाई देता है कि कोई उसे पुकार रहा है। साक्षी, उठो साक्षी, वरना तुम हार जाओगी। साक्षी, ये कौन है जो मुझे बुला रहा है? अरे, एमिली कहाँ चली गई? वो तो मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। मैं एमिली हूँ साक्षी, आओ मुझे ढूंढो और बाहर निकालो। साक्षी आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाती है। एमिली, मैंने पकड़ लिया, तुम स्टोर रूम में हो ना? ठीक पहचाना, आओ मुझे बाहर निकालो। साक्षी दरवाजा खोलकर स्टोर रूम में जाती है और एक बॉक्स के अंदर रखी हुई डॉल एमिली को बाहर निकाल लेती है। आपको पता है, जब मैंने एमिली को आइस स्पाइस कहा तो एमिली जोर से हंसने लगी और उसके बाद मैं उसे अपने रूम में ले आई। इतना कहकर साक्षी हंसते हुए वापस अपने कमरे में जाकर खेलने लगती है। साक्षी की बातें सुनकर रेवती और राज का सर चकरा गया था। ये क्या बातें कर रही है? अरे वो सोई नहीं होगी, बस तुम्हें देखकर सोने का नाटक कर रही होगी। उसने तुम्हें गुड़िया छुपाते देखा होगा, तभी वो डॉल वहां से ले आई, और क्या। हद हो गई, अब तो बस एक बार मेरे हाथ लग जाए ये डॉल, पेट्रोल छिड़ककर सीधा आग लगाऊंगी इस डॉल में, तभी इससे पीछा छूटेगा। रेवती के इतना कहते ही साक्षी की चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी लोग दौड़कर साक्षी के कमरे में पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें थम सी जाती हैं। साक्षी आग आग चिल्ला रही थी और उसके फ्रॉक के फिल से आग की लपटें उठ रही थी। राज, कुछ करो मेरी बच्ची। राज दौड़कर कंबल उठाता है और साक्षी के फ्रॉक को उसमें लपेटकर आग बुझा देता है। बहुत जलन हो रही है मम्मा, बहुत दर्द हो रहा
हल्का सा बन हुआ है, मम्मा दवाई लगाएगी, ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ बेटा, ये सब हुआ कैसे? आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता पापा, अचानक आग जलने लगी। कमरे से पेट्रोल की महक भी आ रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैडम, बेबी के कमरे में तो आज कोई गया ही नहीं। हमारा पूरा स्टाफ तो अभी अंदर आया है। साक्षी के साथ हुए इस हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया था। कोई समझ नहीं पा रहा था अचानक आग कैसे लग जाएगी, क्योंकि साक्षी को तो अभी भी माचिस तक जलाना नहीं आता था। आग वाली घटना को कुछ दिन बीत गए थे। साक्षी के जख्म भी ठीक हो गए थे, लेकिन फिर भी साक्षी अब पहले की तरह पूरे दिन घर में धमा चौकड़ी नहीं मचाती थी। या तो वो अपने बुक में स्केच बनाती रहती, या फिर डॉल से बातें करती। ना पहले की तरह टीवी देखने की जिद करती, ना खाने की। भाभी क्या हो गया है साक्षी को? लगता है ये नया घर उसे पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है वो अकेलापन फील कर रही है। यहाँ उसके कोई दोस्त भी नहीं है और छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए स्कूल में भी किसी दोस्त से नहीं मिल पा रही है। मैं कुछ करता हूँ। विराज कुछ कार्ड्स प्रिंट करवाता है और फिर उन्हें लेकर अपनी भतीजी के पास जाता है। साक्षी आओ मेरे पास, देखो मैं क्या लाया हूँ। चाचू मुझे चॉकलेट नहीं खानी। अरे देखो तो चाचू क्या लेकर आए हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चाचू जानते हैं कि तुम नए घर में शिफ्ट हुई हो और यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अभी स्कूल के भी वेकेशंस चल रहे हैं, इसलिए तुम लॉनली फील कर रही हो। चाचू ने तुम्हारी उदासी का एक सॉल्यूशन निकाला है, जानना चाहोगी? इधर आओ, ये देखो इस इनविटेशन कार्ड में क्या लिखा है। साक्षी चाचू के पास आती है और एक कार्ड लेकर पढ़ने लगती है। गेट टुगेदर पार्टी एंड साक्षीज न्यू विला। रहने दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सबको मना कर देता हूँ और वो केक पिज्जा वगैरह भी रिटर्न करवा देता हूँ। नहीं चाचू, मुझे पार्टी करनी है, बहुत मजा आएगा। एमिली की भी फर्स्ट पार्टी होगी। बेटा, पापा की आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे एक सोशल इवेंट में जाना है। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ रुक नहीं पाऊंगी। विराज किसी और दिन कर सकते हैं ना? माँ की बात सुनकर साक्षी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी, आप क्यों गुड़िया रानी को ऐसे कहकर मायूस कर रही हो? आप बिजी हो, लेकिन चाचू तो आज फ्री है ना। मैं आपको आज आपकी गेट टुगेदर पार्टी अरेंज करने में मदद करूंगा, ओके? चाचू की बात सुनकर साक्षी का चेहरा खिल गया था। शाम होने लगी थी, आसमान में तारे चमकने लगे थे और इधर साक्षी एक सुंदर सी गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने चाचू के साथ गाड़ी में बैठकर मॉल जा रही थी। चाचू सब बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट ले लेते हैं, बहुत मजा आएगा। मॉल में जाकर साक्षी अपने सारे दोस्तों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स खरीदती है और फिर वहां से लौटकर पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स करने के बाद रेडी होकर अपने दोस्तों का वेट करने लगती है। अरे ये रिया का अचानक फोन आ गया, नहीं उठाऊंगा तो मुंह फुला लेगी। वैसे ही बात बात पर शादी तोड़ने की धमकी देती है। साक्षी बेटा, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, मैं अभी अटेंड करके आता हूँ। विराज कुछ देर तक अपनी मंगेतर से बात करता है। जब तक वो फोन पर बातें कर रहा था, साक्षी के सारे दोस्त घर पर आ गए थे और पार्टी शुरू हो चुकी थी। अरे साक्षी, आओ ना हमारे साथ खेलो। क्या वहाँ एक कोने में बैठी हुई हो? पार्टी तो तुमने ही दी है और तुम ही एक कोने में गुमसुम बैठी हुई हो। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम लोग एंजॉय करो, मैं यही ठीक हूँ। कौन सा फ्रेंड? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये है ना मेरी न्यू फ्रेंड, मेरी डॉल एमिली। अरे साक्षी, डॉल को फ्रेंड कौन बनाता है और कहाँ से ली तुमने ये अजीब सी डॉल? कितनी गंदी लग रही है। ये डॉल कुछ अजीब नहीं लगती? इसके चेहरे पर ये रेड रेड क्या लगा है? कितनी अजीब सी है इसकी आंखें। मैं होता तो इसे टच भी ना करता। छी छी। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। साक्षी को चिंटू और हर्ष का डॉल का मजाक उड़ाना बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए अब वो गुस्से में एक कोने में बैठी हुई थी। चिंटू और हर्ष साक्षी के पास चले गए थे, लेकिन वो पार्टी में सभी बच्चों से साक्षी की डॉल की तरफ इशारा करके मजाक कर रहे थे। अचानक चिंटू और हर्ष जाकर दीवार से टकरा जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक तरफ वो दोनों दर्द से करा रहे थे
और दूसरी तरफ साक्षी उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी। साक्षी का ये अजीब बिहेवियर पार्टी में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। चिंटू और हर्ष लगातार दर्द से कराह रहे थे। पार्टी में हो रही चीख पुकार को सुनकर विराज फोन रखकर दौड़ते हुए वहां पहुंचता है तो देखता है साक्षी के दो दोस्त बुरी तरह से दर्द से कराह रहे हैं। विराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाता है, जहां पता चलता है कि चिंटू के हाथ में और हर्ष के पांव में फ्रैक्चर आ गया है। पार्टी में हादसा होने के बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन बेटा क्या हुआ था पार्टी में? कैसे उन दोनों को इतनी चोट लगी? झगड़ा किया क्या दोनों ने? जो हुआ अच्छा हुआ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। साक्षी, ये क्या बोल रही हो तुम? अपने दोस्तों के बारे में ऐसे कौन कहता है? देख रही हूँ आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी हो। पहले मॉल में तुमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया और अब अपने दोस्तों के लिए ऐसे बोल रही हो। रेवती ने देखा जब वो अपनी बेटी को डांट रही थी, उस समय साक्षी अपने हाथ में पकड़ी डॉल को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या है साक्षी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, और तुम अपनी डॉल को देखकर मुस्कुराए जा रही हो। ये मेरी दोस्त है मम्मा, मैंने बताया था ना। मैंने इसका नाम भी रखा है एमिली। अच्छा है ना? ये दोस्त है? ऐसे खिलौनों को दोस्त कौन बनाता है? कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है इसे देखकर। दिखाओ तो जरा। नहीं मम्मा, आप इसे नहीं ले सकते। एमिली नाराज हो जाएगी। मैंने एमिली को प्रॉमिस किया है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। साक्षी बोल रही थी, तभी रेवती के पास एक फोन आता है। बेटा, तुम्हारे फ्रेंड अनु की माँ का कॉल था। हम लोग अभी हर्ष और चिंटू से मिलने जाएंगे। उनकी तबीयत सही नहीं है ना। अनु और उनकी मम्मा भी आ रहे हैं। तुम भी रेडी हो जाओ। मैंने कहा ना, उनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। बेटा, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा क्यों बोल रही हो आप? आपका झगड़ा हुआ क्या उनसे? बोला ना मुझे नहीं जाना। इतना कहकर साक्षी गुस्से में वहां से चली गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? आप प्लीज थोड़ा ख्याल रखेंगी इसका। मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि साक्षी के घर पार्टी में आए बच्चे जब उसकी गुड़िया का मजाक बनाते हैं तो ये बात उसे पसंद नहीं आती और वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी उन बच्चों को चोट लग जाती है, जिसे देखकर साक्षी जोर जोर से हंसने लगती है। पार्टी में आए बच्चों को चोट लगने के कारण साक्षी की माँ साक्षी से कहती है कि वो अस्पताल में उसके दोस्तों से मिलने चले, लेकिन साक्षी साफ इनकार कर देती है। अब आगे साक्षी के अपने दोस्तों से मिलने से इनकार कर देने के बाद रेवती काफी हैरान हो गई थी और फिर वो साक्षी के दोस्तों से मिलने के लिए अस्पताल आती है। हॉस्पिटल में बेटा, कैसे हो आप? ऐसे कैसे इतना जोर से गिर पड़े? मैं गिरा नहीं था आंटी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पहले मेरा हाथ मरोड़ा और फिर जोर से मेरे बैक पर लात मारी, जिससे मैं जाकर दीवार से टकरा गया। ये सही बोल रहा है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे किसी ने मुझे बहुत जोर से पीछे से धक्का मारा। आपको पता है आंटी, जब हम दर्द से चिल्ला रहे थे तो साक्षी जोर जोर से हंस रही थी। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? वो बोल रही थी आप लोगों से मिलना ही नहीं चाहती। आंटी, आप तो जानती हो ना, हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं, फिर हमारे बीच झगड़ा कैसे हो सकता है? हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस वो एक गंदी सी डॉल लेकर बैठी हुई थी और अकेले में उससे बातें कर रही थी। हमने कहा छोड़ो इस अजीब सी डॉल को, पार्टी में आई हो तो सब मिलकर मस्ती करते हैं, चलो कोई गेम खेलते हैं। लेकिन वो हमारी बात से नाराज हो गई। उसके बाद हम दोनों गिर गए और हमें चोट लग गई, और सबसे अजीब बात यह है वो हमें गिरते देख जोर जोर से हंस रही थी। बच्चों की बात सुनकर रेवती को काफी शर्मिंदगी हो रही थी। इस समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो साक्षी से कई सारे सवाल पूछना चाहती थी, इसलिए वो वापस अपने घर लौट आती है। रेवती घर पहुंची तब दिन ढल गया था। घर पहुंचकर रेवती देखती है कि पूरे घर में अंधेरा है। सिर्फ बाहर गार्डन से छिटक कर हल्की रोशनी घर के कांच से अंदर आ रही थी। अंधेरा देख काफी हैरान हो गई थी।
वो अंदर आकर हॉल की लाइट ऑन करती है। तभी उसे साक्षी के कमरे से हंसने के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, लगता है दोनों दादी पोती को मस्ती सूझ रही है। रेवती मुस्कुराते हुए साक्षी के कमरे की ओर जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। कमरे में सिर्फ साक्षी थी और अकेले में ही वो जोर जोर से हंसकर बातें कर रही थी। तभी रेवती को महसूस हुआ कि कमरे में लगी आराम कुर्सी भी लगातार हिल रही है। रेवती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ जी, वो कहाँ गई? साक्षी के कमरे से निकलकर रेवती अपनी सास के कमरे में आती है, जहां वो घोड़े बेचकर सो रही थी। माँ जी यहाँ सो रही हैं? अभी तो बस शाम के 7 बजे हैं। इतनी जल्दी कैसे सो गई माँ जी? माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपके पास साक्षी को छोड़ कर गई थी। साक्षी आपके पास क्यों नहीं है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी जल्दी कैसे सो गई आप? अरे बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने कमरे में कब आई और कब बिस्तर पर आकर सो गई। मैं तो हॉल में साक्षी के साथ बैठी हुई टीवी देख रही थी। फिर साक्षी कमरे में अपनी डॉल लेने के लिए गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। क्या हुआ बहू? साक्षी ठीक है ना? कहाँ है वो? आप चलिए मेरे साथ। उनकी धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे किसी ने उनकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया। उनके कदम तेजी से तुम हॉल में कब आई साक्षी? तुम तो अभी अपने कमरे में थी ना? नहीं मम्मा, मैं तो कब से यहाँ पर बैठी टीवी देख रही हूँ। आप कब आए? झूठ मत बोलो साक्षी, मैंने खुद तुम्हें तुम्हारे कमरे में जोर जोर से हंसते हुए देखा था। मुझे देखकर यहाँ आकर टीवी चलाकर बैठ गई। सच सच बताओ, इतना जोर जोर से क्यों हंस रही थी तुम? लेकिन मम्मा, मैंने कहा ना, मैं आपके कमरे में नहीं थी। मैं तो शाम से यहीं पर बैठकर टीवी देख रही हूँ। आपको यकीन ना हो तो आप दादी से पूछ लो। रेवती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साक्षी उससे झूठ क्यों बोल रही है। और अगर एक बार को साक्षी की बात को सच में मान ले, तो फिर जिसे उसने कभी कमरे में अजीब ढंग से हंसते और बातें करते हुए देखा था, वो कौन था? तुम ये बताओ, तुमने कुछ खाया? नहीं मम्मा, दादी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। मैं तो कब से आपका ही वेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो। कुछ देर में रेवती ने टेबल पर खाना लगा दिया। साक्षी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ गई थी। क्या बात है, आज डाइनिंग टेबल पर पापा की याद नहीं आई? रोज तो जिद करती हूँ कि पापा जब तक नहीं आएंगे तब तक खाना नहीं खाओगी। माँ की बात को अनसुना करके साक्षी एकटक बस अपनी गुड़िया को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। तुम्हें भूख लगी थी ना? चलो खाना खाते हैं। मुझे ये सब नहीं खाना, बहुत भूख लगी है। मेरे लिए चिकन लेकर आओ। क्या बात कर रही हो तुम? तुम जानती हो ना हमारे घर में कोई भी मांस नहीं खाता। किससे सीख रही हो तुम ये सब बातें? मैंने कहा ना मेरे लिए मांस लेकर आओ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। देख रही है माँ जी, आप कितनी जिद्दी होती जा रही है। कहती है चिकन खाएगी और अगर नहीं दिया तो खाना नहीं खाएगी। मैं भी देखती हूँ कब तक खाना नहीं खाएगी। खबरदार जो आज के बाद मेरे सामने नॉन वेज खाने की बात भी की तो। रेवती को गुस्से में बोलते देख साक्षी डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे छोड़ो भी, रेवती बच्ची है, स्कूल में किसी से सुन लिया होगा। हमारे घर में तो इसने कभी भी किसी को खाते हुए नहीं देखा। बच्चे बाहर से काफी चीजें सीख कर आते हैं। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। प्यार से समझाओ, मान जाएगी। सास की बात सुनकर रेवती अपने आप को शांत करती है और साक्षी के कमरे में जाती है। साक्षी बेटा, जिद नहीं करते ना। आप जानते हो ना हमारे घर में कोई नॉनवेज को छूता तक नहीं है। फिर ऐसी चीजों की डिमांड क्यों करती हो जो मम्मा पूरी न कर सके? अच्छा ठीक है, आज मम्मा आपके लिए स्पेशल पास्ता बनाएगी। चलो अब जल्दी से आ जाओ। रेवती अभी साक्षी से बात कर ही रही थी कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और कमरे की खिड़की तेज आवाज के साथ खुल जाती है, जिससे रेवती चौंक जाती है। देखते ही देखते कमरे में तेज हवा का झोंका आता है और रेवती को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई तेजी से उसे छू कर गुजरा हो। माँ जी, लाइट को क्या हुआ? साक्षी कहाँ हो तुम? अचानक से गुड़िया के उसके ऊपर आ जाने से रेवती के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है।
और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और रेवती देखती है कि उसके ऊपर साक्षी की गुड़िया पड़ी हुई है और रेवती के चेहरे पर खून बह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल्ली ने उसके चेहरे पर पंजा मार दिया हो। रेवती ने देखा कि साक्षी उसे जमीन में गिरे देखकर जोर जोर से हंस रही है। ये क्या हो गया मेरे चेहरे पर? साक्षी, ये गुड़िया अचानक से मेरे ऊपर कहाँ से आई और तुम हंस क्यों रही हो? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? आपने खाने के लिए मना किया ना, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे से उसे कभी किसी चीज के लिए टोकना मत, वो अभी भी गुस्से में है। पिछले भाग में आपने देखा कि साक्षी के घर पार्टी में आए बच्चे जब उसकी गुड़िया का मजाक बनाते हैं तो ये बात उसे पसंद नहीं आती और वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी उन बच्चों को चोट लग जाती है। रेवती अभी साक्षी से बात कर ही रही थी कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और कमरे की खिड़की तेज आवाज के साथ खुल जाती है। अचानक से गुड़िया के उसके ऊपर आ जाने से रेवती के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। आपने खाने के लिए मना किया ना, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे से उसे कभी किसी चीज के लिए टोकना मत, वो अभी भी गुस्से में है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन गुस्से में है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? आज के बाद अकेले में कमरे में बैठकर नहीं खेलोगी तुम। पूरा दिन इस कमरे में घुसी रहती हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चलो जाकर दादी के साथ खेलो। रेवती के डांटने पर साक्षी गुस्से में नजरें तिरछी करके अपनी माँ को घूरने लगती है। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? रेवती बेटा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो तुम? शांत हो जाओ। साक्षी को मैं अपने कमरे में ले जा रही हूँ। तुम थोड़ी देर आराम करो, दवा लगा लो, आराम मिलेगा। रेवती की सास साक्षी को अपने कमरे में ले गई थी और दूसरी ओर रेवती फर्स्ट एड के बाद अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। लेकिन उसके अंदर डर का बीज जम गया था। साक्षी के कमरे में जाते ही अचानक से कमरे की लाइट कट जाना और फिर उस गुड़िया का उसके ऊपर किसी जंगली जानवर की तरह झपटना और साक्षी का वो अजीबोगरीब व्यवहार। रेवती समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके घर में हो रही इन सब अजीब गरीब घटनाओं का मतलब आखिर है क्या। वैसे भी कोई भी पढ़ा लिखा समझदार इंसान एक निर्जीव डॉल पर शक नहीं कर सकता। इसलिए रेवती के मन में साक्षी की डॉल को लेकर अभी तक कोई शक नहीं था। मिस्टर आडवाणी और उनका छोटा भाई विराज आज बिजनेस ट्रिप पर थे। आज की रात रेवती और उसकी सास सुनीता और साक्षी घर पर थे। खाना खाने के बाद रेवती को नींद आ गई थी और वो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। देर रात बिल्ली के रोने की आवाज सुनकर रेवती की नींद खुलती है। बिल्ली की भयानक आवाज सुनकर रेवती डर से कांप उठती है। तभी उसे बेटी साक्षी का ख्याल आता है। रेवती अपने कमरे से निकलकर साक्षी के कमरे में जाती है तो देखती है वहां पर हर तरफ खून बिखरा हुआ है और पास ही में रेवती की पालतू बिल्ली के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए हैं और साक्षी के मुंह और कपड़ों पर भी खून के निशान दिखाई दे रहे थे और वो रुमाल में हाथ पोंछकर अपने हाथों से खून साफ करने की कोशिश कर रही थी। कमरे का विभत्स नजारा देखकर रेवती का कलेजा मुंह को आ गया था। ये सब क्या है? किसने किया ये सब? मांस के टुकड़ों को देखकर रेवती किसी तरह अपनी उल्टी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो कमरे से बाथरूम की ओर दौड़ लगा देती है, जहां उसे उल्टी हो ही जाती है। कुछ देर बाद साक्षी, ये खून, ये मांस के टुकड़े, क्या हुआ है यहाँ? बहुत भूख लगी थी, खा लिया उसे। अब अच्छा लग रहा है। साक्षी की आंखों में खून उतर आया था। चेहरे पर किसी राक्षस जैसे डरावने भाव थे और वो खून से सने मुंह से उस बिल्ली को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या
मतलब तुमने पॉली को खा लिया? कैसे, क्यों? ये सब सच नहीं हो सकता। मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। हाँ। रेवती को अपनी आंखों और कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके 6 साल की बच्ची कैसे एक बिल्ली को कच्चा चबाकर खा सकती है? रेवती को तो मानो बेहोशी आ रही थी। रेवती एक बार फिर साक्षी की ओर देखती है। उस पल में उसे साक्षी उसकी बेटी नहीं, कोई दानव नजर आ रही थी। किसी तरह गिरते पड़ते रेवती वहां से भागकर अपनी सास के कमरे में पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगती है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, जल्दी दरवाजा खोलिए, जल्दी करिए माँ जी। बहू की आवाज सुनकर सास सुनीता दरवाजा खोल देती है। सामने सास को देख रेवती उनके गले लगकर रोने लगती है। माँ जी, हमारे घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो मुझे अपने आसपास महसूस हो रहा है। वो मेरी बच्ची पर हावी हो रहा है। साक्षी नहीं है, वो साक्षी हो ही नहीं सकती। और कुछ देर पहले जो बिल्ली के रोने की डरावनी आवाज आ रही थी, वो तो आपने भी सुनी होगी ना माँ जी? बिल्ली की आवाज? क्या बात कर रही हो? क्या हुआ है? तू मुझे पूरी बात बता। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। सास सुनीता कमरे में जाती है और गिलास में पानी पीने के लिए देती है। अब ठीक हो तुम? बोलो बेटा, क्या बात है? मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी मैंने बिल्ली के रोने की डरावनी आवाज सुनी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, तो मुझे साक्षी की चिंता होने लगी। उसके कमरे में जाकर मैंने देखा साक्षी हमारी पॉली को मारकर खा रही थी। इतना कहकर रेवती जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बच्ची ने कभी अंडा तक नहीं खाया, आज वो एक जानवर को मारकर कच्चा खा गई। ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी? अच्छा, तू चल मेरे साथ साक्षी के कमरे में। मैं वहाँ नहीं जा सकती, वो साक्षी नहीं है, वो अभी कुछ भी कर सकती है। माँ जी, आप भी मत जाइए वहाँ। बेटा तू चल मेरे साथ, मुझे अपनी आंखों से देखने तो दे। घबरा क्यों रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ। रेवती जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सास सुनीता के बार बार कहने पर वो उनके साथ फिर से बेटी के कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सास सुनीता आगे आगे चल रही थी और रेवती घबराते हुए धीमे कदमों से उनके पीछे पीछे आ रही थी। साक्षी के कमरे के सामने पहुंचकर सुनीता भड़ाक से दरवाजा खोल देती है और फिर थोड़ा घबराते हुए अपना कदम कमरे के अंदर रखती है। अंदर का नजारा देखकर सुनीता बिल्कुल हैरान हो गई थी। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे और त्योरियां चढ़ गई थी। पिछले भाग में आपने देखा कि रेवती साक्षी को मांस खाने से इनकार कर देती है, लेकिन उसके बाद आधी रात को उसे कुछ अजीब महसूस होता है। रेवती साक्षी के कमरे में जाकर देखती है तो सामने का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। साक्षी अपनी पालतू बिल्ली का मांस खा रही थी, जिसे देखकर रेवती डर कर वहां से भाग आती है और अपनी सास को जगाती है। अब आगे सुनीता रेवती का अजीबोगरीब व्यवहार देखकर काफी परेशान हो जाती है और उसका डर दूर करने के लिए साक्षी के कमरे में देखने के लिए आती है। जैसे ही सुनीता कमरे का दरवाजा खोलती है, हैरत से उसकी आंखें फटी रह जाती है। रेवती, इधर आओ जरा। नहीं माँ जी, मैं नहीं आऊंगी। अब देख लिया ना आपने, मैंने कहा था ना मत जाइए वहाँ। अब आप चलिए यहाँ से, मैं अंदर नहीं आने वाली। मैंने कहा ना अंदर आ। देख, अपनी आंखों से देख। सुनीता रेवती का हाथ पकड़कर उसे साक्षी के कमरे के अंदर खींच लेती है। अंदर का नजारा देखकर तो रेवती भी हैरान रह गई थी। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा था और साक्षी मासूमियत से अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके सो रही थी। कमरे में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जैसा रेवती ने बताया था। बहू, क्या है ये सब? यहाँ पर कोई भूतिया उपन्यास की कहानी चल रही है क्या? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा और आकर पूरा घर सर पर उठा लिया। साक्षी तो बड़े आराम से सो रही है और यहाँ कमरे में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जैसा तुमने कहा था। जान निकाल कर रखती तुमने मेरी। मुझे ऐसा लगता है तुम ठीक नहीं हो। ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और सुबह भी तुम्हें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है।
सुबह मैं नौकरों से कहकर काम करवा लूंगी। तुम अपने कमरे में आराम करना। साक्षी को मैं अपने कमरे में ले जा रही हूँ। आज वो मेरे कमरे में ही सोएगी। मैं ध्यान रखूंगी उसका। नहीं माँ जी, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। आप बस राज को फोन करिए, उन्हें जल्दी से जल्दी घर बुलाइए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, अभी तू शांत हो जा और आराम कर। मैं फोन करती हूँ राज और विराज को। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख। ऐसे घबराने से तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। भरोसा रख, मैं हूँ तेरे साथ। कुछ गलत नहीं है यहाँ। सास के समझाने पर रेवती अपने कमरे में चली जाती है और सुनीता भी साक्षी को गोद में उठाकर अपने कमरे में लाकर अपने बिस्तर पर ही उसे सुला लेती है। साक्षी को सुलाने के बाद सुनीता कमरे की लाइट बंद कर देती है और खुद भी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट जाती है। जैसे ही कमरे में सन्नाटा होता है, अचानक से बिस्तर पर सोई साक्षी की आंखें खुल जाती है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई देने लगती है। सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी थे और रेवती के लिए ये 2 घंटे बिताना जैसे बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह के 5 बज गए थे और सुनीता अपने कमरे से बाहर आकर हॉल में बैठी हुई थी। तभी रेवती भी अपने कमरे में आकर हॉल में बैठ जाती है। तू इतना जल्दी क्यों उठ गई? मैंने कहा था ना तुम सुबह में आराम करना। साक्षी का स्कूल वगैरह मैं देख लूंगी। माँ जी, आप सोने की बात कर रही हैं। मुझे पूरी रात एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वो मंजर मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा। बस अब मुझे राज के आने का इंतजार है। वही इस समस्या का कुछ समाधान निकालेंगे। मेरा तो दिमाग जैसे कुछ भी सोचने समझने की हालत में ही नहीं है। सुनीता और रेवती बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें साक्षी के कमरे से जोर जोर से हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई देने लगती है। साक्षी तो आपके कमरे में सोई थी ना, है ना माँ जी? फिर ये उसके कमरे से किसके हंसने की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे 2 लोग साथ में हंस रहे हों। वही मैं भी सोच रही हूँ बहू। साक्षी तो 7 बजे से पहले उठती ही नहीं है। ये कब उठी और अपने कमरे में जाकर खेलने भी लगी? मैंने तो उसे उसके कमरे की तरफ जाते हुए नहीं देखा। तू कहे तो मैं देख कर आऊं? नहीं माँ जी, मैंने कहा था ना उस कमरे में कुछ है। आप प्लीज मत जाइए। मुझे तो पूरा यकीन है रात में भी जो मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था, ना मेरे मन का वहम था। मैं पागल नहीं हूँ। रेवती बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सुनीता की भी डर से हालत खराब थी और साक्षी के कमरे से लगातार हंसने बोलने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। दोनों घबराई हुई सीधी कमरे की ओर देख रही थी कि तभी रेवती को अपने कंधे पर एक गर्म सा हाथ महसूस होता है। रेवती मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे साक्षी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर रेवती की चीख निकल जाती है। क्या बात है मम्मा, आप मुझे देखकर चीखी क्यों? तुम यहाँ कब और कैसे आई? दादी के कमरे से आई तो देखा आप दादी के साथ कुछ बात कर रहे हो, इसीलिए मैं भी आपके पास ही आ गई। लेकिन आप डर क्यों गई मम्मा? ये आवाज सुन रही हो तुम? अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हारे कमरे से आवाज कैसे आ रही है? अभी बताती हूँ, चलो मेरे साथ, खुद देख लो। साक्षी अपनी माँ और दादी को लेकर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि अंदर बेड पर साक्षी की गुड़िया पड़ी हुई है और वही लगातार हंसी की आवाज अपने माइक से बजा रही थी। मम्मा, मेरी डॉल है ना, ये उसका कमाल है। इसमें कोई भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है और जब चाहे सुन सकते हैं। डॉल को बिस्तर पर पड़ा देखकर रेवती और सुनीता की जान में जान आ जाती है। देख लिया बहू, तिल का ताड़ कैसे बनता है? क्या बात थी और हम क्या समझ रहे थे? एमिली, एक बात बताओ, मैंने तो बस एक ही हंसी की आवाज रिकॉर्ड की थी, फिर ये दूसरी आवाज किसकी थी? हाँ, समझ आया, तुझे मेरी मम्मा को परेशान करने में बहुत मजा आता है ना? साक्षी की बात सुनकर डॉल एक बार फिर से साक्षी को देखकर मुस्कुराने लगती है। साक्षी बेटा, आओ अब स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। दादी की आवाज सुनकर साक्षी स्कूल के लिए रेडी होने लगती है और कुछ देर बाद स्कूल के लिए निकल जाती है। रेवती जाकर साक्षी का कमरा समेटने लगती है। तभी उसे डॉल एमिली के अंदर से एक बार फिर बेटी साक्षी की आवाज सुनाई देती है। थैंक यू मम्मा,
आप डर गए थे ना? लगता है फिर से साक्षी ने अपना वॉइस रिकॉर्ड किया होगा। डॉल की आवाज को इग्नोर करके रेवती साक्षी का कमरा समेटना शुरू करती है। तभी उसे डॉल की बैटरी बेड के पीछे पड़ी हुई दिखाई देती है। ये नहीं हो सकता, इसकी बैटरी तो यहाँ पड़ी हुई है, फिर ये आवाज कैसे आ रही है? रेवती कांपते हाथों से डॉल को उठाती है और पलटकर देखती है। डॉल के अंदर से बैटरी गायब थी। रेवती के हाथों से डॉल छोड़कर वहीं गिर जाती है और रेवती कमरे से भागने लगती है। तभी रेवती के कानों में एक बार फिर डॉल की आवाज गूंजती है। डर लग रहा है ना? रेवती भागते हुए बाहर हॉल तक आती है। तभी उसे अपने सामने पति राज खड़ा हुआ नजर आता है। रेवती, क्या हुआ? ऐसे क्यों दौड़ रही हो? क्या है वहाँ? राज, राज वो साक्षी के कमरे में वो गुड़िया, वो बिना बैटरी के बोल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक से बताओ क्या हुआ है? पति की बात सुनकर रेवती कल रात से लेकर अभी तक घटी सभी घटनाएं पति को बताती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रेवती, ऐसा भी कहीं होता है क्या? तुम मुझे देखने दो, ऐसे कैसे बिना बैटरी के डॉल बातें कर रही है? राज कमरे में जाता है और डॉल को उठाकर देखता है तो वाकई उसके अंदर से बैटरी गायब नजर आती है। ये देखो रेवती, तुम्हारी बात सही है, इसके अंदर बैटरी नहीं है, लेकिन ये चार्जेबल है। साक्षी ने इसे चार्ज कर रखा है, इसलिए बिना बैटरी के भी उसमें आवाजें सुनाई दे रही है। एक बात बताओ, तुम कब से इतनी अंधविश्वासी हो गई? कोई गुड़िया बिना बैटरी के बोल सकती है, ऐसा ख्याल कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? अरे थोड़ा टीवी कम करो, दिमाग पर असर हो रहा है तुम्हारे। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। रेवती के सारे दावे एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे थे, लेकिन जाने क्यों रेवती का मन मानने को तैयार नहीं था कि ये सब एक संयोग या उसकी गलतफहमी थी। दोपहर के 2 बज गए थे और साक्षी खाना खाने के बाद गार्डन में खेलने के लिए निकल गई थी। रेवती इन सब घटनाओं के बाद कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए फिलहाल वो साक्षी के कामों से खुद को अलग रख रही थी। साक्षी के साथ उसकी दादी भी पार्क में ही थी। सुनीता एक बेंच पर बैठकर स्वेटर बुन रही थी और साक्षी आराम से झूलों पर झूल रही थी। अचानक सुनीता को बच्चे के चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो घबराते हुए बच्चे की ओर दौड़ पड़ती है। जमीन में साक्षी की सहेली दिव्या पड़ी हुई थी और उसके माथे से खून का फवारा छूट पड़ा था, जिसे देखकर पास में खड़े बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हे भगवान, क्या हो गया इसको? अरे कोई है, कोई मदद करो, कोई है। जहां एक तरफ पार्क के सभी बच्चे दिव्या को देखकर चीख चिल्ला रहे थे, वहीं साक्षी उसे देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। साक्षी, साक्षी, ये क्या बदतमीजी है? तुम उसे देखकर हंस क्यों रही हो? देख नहीं रही हो कितनी चोट लगी है उसे? अरे गौरव बेटा, क्या हुआ है इसे? ऐसे कैसे अचानक से दिव्या को इतनी चोट लग गई? गौरव सुनीता को कुछ देर पहले हुई घटना के बारे में बताने लगता है। ए साक्षी, तू कब से इस स्विंग पर झूल रही है? अब मुझे झूलने देना। तुम लोग उधर जाकर खेलो, इधर मैं और एमिली खेल रहे हैं ना। अरे हम इतनी देर से यहाँ वेट कर रहे हैं और तूने यहाँ अपनी फालतू सी डॉल को कब से झूले पर बैठा रखा है। हटा इसको यहाँ से, अब मुझे झूलना है। दिव्या, हाथ मत लगाना मेरी एमिली को। मैंने बोला ना, यहाँ हम दोनों खेल रहे हैं, तुम लोग उधर जाकर खेलो। साक्षी के झूला खाली करने से इनकार देने पर दिव्या को गुस्सा आ जाता है और वो साक्षी की डॉल को उठाकर जमीन पर पटक देती है और खुद जाकर झूले पर झूलने लगती है। ये देखो, वो पड़ी तुम्हारी एमिली जमीन में। जाओ चेक कर लो, कहीं हाथ पैर टूट गया हो उसका। मेरी डॉल को झूले से उतारकर तूने अच्छा नहीं किया। अपनी डॉल को उठाकर साक्षी वहीं खड़ी होकर दिव्या को घूरने लगती है। तभी अचानक से झूला जोर जोर से हिलने लगता है, जिसके कारण दिव्या बहुत डर जाती है। झूले की स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे बहुत डर गए थे। लेकिन साक्षी दिव्या को डर से रोते हुए देख मुस्कुरा रही थी। तेजी से हिलते हुए झूले पर दिव्या ज्यादा देर तक संभल नहीं पाती
और वहां से नीचे गिर जाती है। जैसे ही दिव्या जमीन पर गिरती है, उसके सर से खून निकलकर चारों ओर बिखरना शुरू होता है। उसे देखकर साक्षी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, बार बार ऐसी हरकतें कर रही है कि ना चाहते हुए भी दिमाग अनहोनी बातें सोचने पर मजबूर हो रहा है। इधर सुनीता अपनी पोती साक्षी की हालत के लिए चिंतित थी और वहां दूसरी ओर दिव्या को लेकर लोग अस्पताल की ओर दौड़ चुके थे। दिव्या के साथ हुए हादसे के बाद सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए थे। रेवती, तुझे पता है आज पार्क में क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तू सोच रही थी कहीं वो सही तो नहीं था। क्या बात है माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? बताइए ना क्या हुआ। इससे पहले कि सुनीता रेवती से कुछ कह पाती, सुनीता का फोन बजने लगता है। जी शालिनी जी, जी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। सुनीता फोन रखकर दोनों हाथ अपने सर पर रखकर जमीन पर बैठ जाती है। माँ जी कुछ तो कहिए, क्या हुआ है? रेवती, वो दिव्या नहीं रही। क्या क्या बोल रही हैं आप? सुबह ही साक्षी के साथ स्कूल गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनीता रोते हुए रेवती को पार्क में हुई सारी घटना बताने लगती है। माँ जी, ये दूसरी बार है जब साक्षी को ऐसे मौके पर हंसते हुए पाया गया है। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। रेवती और सुनीता दिव्या की मौत के सदमे और साक्षी के अजीब बर्ताव से बहुत सदमे में थी। सुनीता अपने बेटे को फोन करके बुलाती है। क्या हो गया माँ? आप दोनों ये छोटी छोटी चीजें भी हैंडल नहीं कर सकते हैं? ऐसे रोज रोज काम छोड़कर मैं घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। बताइए अब क्या आफत आ गई है? बेटा, बात उतनी छोटी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आज साक्षी खेलने के लिए पार्क में गई थी। वहाँ इसका एक बच्चे के साथ झगड़ा हुआ और कुछ ही देर में उस बच्ची का झूला जोर जोर से हिलने लगा, जिस पर से गिरकर उसकी मौत हो गई। और सबसे हैरानी की बात ये है कि उस बच्ची को खून में लथपथ देखकर जहाँ बाकी बच्चे रो रहे थे, साक्षी जोर जोर से हंस रही थी। अभी भी तुझे ये सब इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है तो ठीक है। पिछले भाग में आपने देखा कि साक्षी की दोस्त दिव्या की पार्क में खेलते समय झूले से गिरकर मौत हो जाती है, जिसे देखकर साक्षी जोर जोर से हंसने लगती है। साक्षी की इस अजीब हरकत से पार्क में खेल रहे बच्चे और उनके पेरेंट्स सभी सकते में आ जाते हैं। लोगों की नजरों से बचने के लिए साक्षी की दादी सुनीता उसे लेकर वापस अपने घर आ जाती है और अपनी बहू को सारी घटना के बारे में बताती है। साक्षी की अजीब हरकत के बारे में सुनकर रेवती को घबराहट होने लगती है और वो पति राज को फोन करके घर आने के लिए कहती है। अब आगे सारी बातें सुनने के बाद राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग ठीक कह रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। साक्षी बार बार ऐसा बिहेव कर रही है, पहले उस पार्टी में और अब पार्क, दोनों जगह एक जैसी घटना, और इस पर साक्षी ने एक ही जैसा रिएक्शन दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें साक्षी को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आखिर हम अपनी बेटी की परवरिश में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो गुजरते समय के साथ उसका बिहेवियर बिगड़ता ही जा रहा है। आज 4 लोग बातें बना रहे हैं, अगर वो ऐसे ही बिहेव करेगी तो सोसाइटी में लोग अपने बच्चों को साक्षी के आसपास भी नहीं मंडराने देंगे। हमें मामले की तह तक जाना ही होगा। राज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें बिना देर किए साक्षी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो क्या कहते हैं उन्हें, साइकेट्रिस्ट, जो दिमाग से जुड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं। ये बात स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि साक्षी को कोई मानसिक परेशानी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं आज ही पता लगाता हूँ। शहर का जो भी बेहतरीन साइकेट्रिस्ट होगा वहां हम अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। कोई भी बीमारी सही इलाज से ठीक की जा सकती है, बस हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और पैनिक बिल्कुल नहीं करना। राज और रेवती अगले ही दिन साक्षी को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। साक्षी बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ अंकल। अच्छा, आप अपने साथ अपनी डॉल को भी लेकर आए हो? ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है क्या? अरे आपको कैसे पता? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आपको एक बात बताऊं, मेरी डॉल का नाम एमिली है। आपको इससे दोस्ती करनी है? हाँ बेटा, क्यों नहीं।
पहले आप मुझसे दोस्ती करो, फिर मैं आपकी डॉल से भी दोस्ती कर लूंगा। डॉक्टर की प्यार भरी बातों से कुछ ही देर में साक्षी उनके साथ कंफर्टेबल हो गई थी। अच्छा साक्षी, आपको पता है आपके मम्मी पापा आपको मेरे पास क्यों लेकर आए हैं? नो, मुझे नहीं पता अंकल। आपको मुझसे दोस्ती करनी थी, इसीलिए पापा मम्मी मुझे आपके पास लेकर आए हैं। मैंने ठीक बोला ना? यस, परफेक्ट। अच्छा आप जूस पियोगी? मैं आपके लिए जूस मंगवा दूं? यस, ऑरेंज जूस प्लीज। ठीक है, जब तक ऑरेंज जूस आ रहा है तब तक हम कुछ बात करते हैं। ओके। अब ठीक है, आप लोग बाहर बैठिए, मैं थोड़ी देर साक्षी के साथ खेलना चाहता हूँ। अच्छा साक्षी बेटा, आपके पापा मम्मी ने बताया कि आपके दो फ्रेंड्स का आपके घर पार्टी में कुछ एक्सीडेंट हो गया था। आप मुझे उस बारे में कुछ बताओगे? साक्षी फ्रेंड्स के बारे में सुनकर अचानक से गुस्से में आ जाती है। वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन बेटा, आप उनसे इतनी अपसेट क्यों हो? आपके फ्रेंड्स को इतनी चोट लगी, आपको बुरा नहीं लगा? दोनों हॉस्पिटल गए, उनको कितना दर्द हो रहा था, बेचारे रो भी रहे थे। आपके फ्रेंड्स को चोट लगती है तो आपको दुख नहीं होता? अरे जब मैं छोटा था और अगर मेरे किसी दोस्त को चोट लग जाती थी तो मुझे तो बहुत रोना आता था। मेरे फ्रेंड्स को चोट लगती है तो मुझे दुख होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो दोनों मेरे फ्रेंड्स नहीं है। उन्होंने मेरी डॉल का मजाक उड़ाया और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी एमिली का मजाक उड़ाते हैं या उसके साथ गलत बिहेव करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि कोई हर्ट हो जाए तो आप उसे देखकर हंसो। हाँ, मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। मैंने एमिली को बोला कि इन दोनों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, इन्हें सबक सिखा दो। बस एमिली ने दोनों को 1 मिनट में सबक सिखा दिया। और दिव्या, वो तो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, उसके साथ तो तुम रोज स्कूल जाती थी, पार्क में खेलती थी, उसके पेरेंट्स भी तुम्हारे घर आते जाते थे। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ? दिव्या मर गई है। ऐसा किसने कहा तुमसे? एमिली ने बताया। एमिली यानी कि तुम्हारी डॉल, इसने तुम्हें बताया कि दिव्या इज नो मोर, राइट? यस डॉक्टर। अच्छा एक बात बताओ, दिव्या जब झूले से गिरी थी तो उसको बहुत चोट लगी थी, पार्क के सारे बच्चे उसे देखकर रोने लगे, लेकिन तुम्हें हंसी क्यों आ रही थी? तुम्हें भी सैड फील हो रहा होगा ना उसके लिए? नहीं, मुझे सैड क्यों फील होगा? उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। मैं और एमिली कितने प्यार से झूला झूल रहे थे, बहुत मजा आ रहा था हमें। हम ढेर सारी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वो दिव्या वहां आ गई और मेरी एमिली को झूले से उतरने के लिए कहने लगी। मैंने उसे समझाया कि वो कहीं और जाकर खेल ले, लेकिन वो नहीं मानी और उसने मेरी डॉल को झूले से उतारकर नीचे फेंक दिया। बहुत चोट आई मेरी एमिली को, और एक बार जब एमिली को गुस्सा आता है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। बहुत हंस रही थी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड पर, इसीलिए एमिली ने हमेशा के लिए शांत कर दिया दिव्या को। अच्छा बेटा, ये तो तुम्हारे दोस्तों की बात हुई। क्या फैमिली में ऐसा कोई है जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो? मम्मी पापा, दादा दादी, चाचू, जिसे देखकर आपको गुस्सा आता हो या जिसे एमिली पसंद ना करती हो? नो, फैमिली में मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बस मम्मा मेरी बात नहीं सुनती, इसीलिए मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। कभी कभी एमिली भी मम्मा से नाराज हो जाती है। लेकिन मम्मा पर गुस्सा करना तो गलत बात है ना बेटा, वो आपसे कितना प्यार करती हैं, आपको उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि पहले तुम इतना गुस्सा नहीं करती थी, बहुत स्वीट थी, सबके साथ खुश रहती थी, फिर अचानक इतना गुस्सा क्यों आने लगा तुम्हें? अच्छा बेटा, एक सीक्रेट पूछूं तुमसे, क्या दिव्या और उन दोनों बच्चों को तुमने ही धक्का दिया था? हो सकता है गुस्से में तुम्हारा मन किया हो कि तुम उन्हें धकेल दो। आई प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगा। डॉक्टर के इस सवाल को सुनकर साक्षी कोई जवाब नहीं देती, बल्कि एकटक अपनी गुड़िया को देखने लगती है। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, आप बाहर जाकर अपना जूस पियो, मैं थोड़ी देर में आपके मम्मी पापा से बात करूंगा, फिर आप जा सकते हो। साक्षी बाहर चली गई थी। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में आया कि क्या हुआ है साक्षी को? अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? देखिए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसे फैमिली से अटेंशन कम मिल रहा है।
और उसने अपनी डॉल को अपना फ्रेंड, अपनी पूरी दुनिया समझ ली है। अब जो भी उसकी डॉल को चोट पहुंचाने की या उसके बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बातें करता है तो साक्षी के लिए वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आप लोग उसके साथ प्यार से ही पेश आइए और कोशिश करिए कि वो किसी से नाराज ना हो पाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, हमारे पूरे परिवार का ध्यान हर समय उसी के ऊपर रहता है। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा, सबका प्यार मिल रहा है उसे, फिर भी वो एक डॉल को अपनी दुनिया समझ रही है। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं आज ही उसकी डॉल को छीनकर उससे दूर फेंक दूंगा। सारी मुसीबत की जड़ ये गुड़िया ही है। नहीं, ऐसी गलती मत करना, वरना वो आपको भी अपना दुश्मन समझने लगेगी। मुझे तो इस बात पर भी डाउट है कि आपकी बेटी ने ही उन सारे बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। साफ शब्दों में कहूं तो आपकी बेटी साक्षी ने ही उन बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया। बट मैं अभी श्योर नहीं हूं, इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी डॉल को उससे अलग करने के बाद एक बार फिर साक्षी उसी रूप में चली जाए और आप लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। आप एक बार सोच कर देखिए, ये सब कहां जा रहा है? साक्षी के गुस्से और इनसिक्योरिटी की वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। अगर पुलिस तक ये बात जाएगी तो साक्षी का पूरा बचपन क्रिमिनल की तरह बीतेगा। हमें बहुत सोच समझकर और सावधानी के साथ अपना अगला कदम लेना होगा। साक्षी जो दिखने में एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसके आसपास जो घटनाएं हो रही है ना, वो बचपना समझकर इग्नोर करने लायक नहीं है। एक बच्चे की जान गई है, बाकी 2 बच्चों की भी जान जा सकती है। और आगे भी अगर उसकी इनसिक्योरिटी को ऐसे ही बल मिलता रहा तो ना जाने वो क्या कर दे। डॉक्टर की बात सुनकर रेवती जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो उसकी वजह से अपनी जॉब, करियर सब छोड़ दिया। पूरा दिन उसी के पास रहती हूँ। घर में सब कुछ उसकी पसंद से ही होता है। माना कि उसके पापा थोड़े बिजी रहते हैं, लेकिन हम सब तो हमेशा अवेलेबल होते हैं उसके पास। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सोच सोच के मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं कि साक्षी ने दिव्या को झूले से धक्का दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो किसी की जान नहीं ले सकती। रिलैक्स मिसेस आडवाणी, मैं अभी आपको सिर्फ अपनी सोच बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आई एम नॉट श्योर। फिलहाल आप अपनी बेटी की रिकवरी पर ध्यान दीजिए। जो बीत गया है उसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी ही, लेकिन आप लोगों को उसका बहुत खास ध्यान रखना है। घर का माहौल ऐसा बना दीजिए कि उसे अपनी डॉल की जरूरत ही ना पड़े। उसे फैमिली से प्यार मिलेगा तो डॉल की तरह अट्रैक्ट होगी ही नहीं। और जब एक बार उसका कनेक्शन डॉल से टूट जाएगा, फिर धीरे से आपको उस डॉल को साक्षी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अगर आप सबसे पहले उसकी डॉल को ही घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे तो वो और भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगी। उसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो सकती है, या शायद वो उस कंडीशन में आ जाए कि दवाइयों से ठीक ही ना हो पाए। मानसिक बीमारियां दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है मिस्टर आडवाणी। और कभी कभी वो इंसान के दिमाग को इरिवर्सिबल फेस में ले जाती है, जहां से लौट कर आने का रास्ता नहीं होता। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस आपको थोड़ा संयम से काम लेना होगा। साक्षी को लेकर राज और रेवती घर लौट आए थे। घर आकर उन्होंने अपने माता पिता और छोटे भाई विराज को भी डॉक्टर के साथ हुई सारी बातों के बारे में बता दिया था। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर रेवती, हम सब मिलकर अपनी साक्षी को खूब प्यार देंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। सभी लोगों ने साक्षी की रिकवरी के लिए कमर कस ली थी। घर में अब साक्षी की पसंद का खाना बनता। उसके लिए एक से बढ़कर एक खिलौनों का ढेर लगा दिया था राज ने। वहीं रेवती भी ज्यादा से ज्यादा समय साक्षी के साथ ही बिताने की कोशिश ताकि उससे अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी साक्षी एक पल के लिए भी अपनी गुड़िया को खुद से दूर करने के लिए तैयार नहीं थी। वो हर पल अपनी डॉल एमिली को कसकर पकड़े रहती। सबके इतना लाड़ प्यार देने पर भी वो किसी तरह की बात नहीं करती। एक रात, राज, साक्षी को मैंने दवा खिला दी है, अब वो सुबह तक आराम से सोएगी। ठीक है। साक्षी को उसके कमरे में सुलाने के बाद रेवती और राज अपने कमरे में आ गए थे। अगर उस रात मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा वहम था
तो हमारी बिल्ली अचानक से कहाँ गायब हो गई? आप तो जानते हो ना, वो कहीं भी जाती थी शाम तक लौटकर जरूर आ जाती थी। उस दिन के बाद पॉली लौटकर नहीं आई है। तुम्हारी बेटी की ऐसी हालत है और तुम्हें पॉली की पड़ी है? अरे जानवरों का कुछ पता होता है क्या? कहीं चली गई होगी, आना होगा तो खुद लौट कर आ जाएगी। इस समय मुझे अपनी बेटी के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा है। ये कुत्ते बिल्लियों की बात करना बंद करो प्लीज। राज को गुस्से में देखकर रेवती चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह राज, रिया के पापा का फोन था। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आने वाले संडे पर विराज और रिया की सगाई कर दें। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है ना। आखिर अपनी बेटी की चिंता हर माँ बाप को होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करे। ठीक है ना माँ, माना हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब है इस समय, लेकिन लाइफ तो चलती रहती है ना, वो किसी के लिए नहीं रुकती। और विराज की इन सब में क्या गलती है? उसके हिस्से की खुशियां छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आप उन लोगों को हाँ बोल दो, विराज की सगाई होगी उसी डेट पर। अगले भाग में आपने देखा कि साक्षी को राज और रेवती डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां पर साक्षी डॉल से हुई उसकी दोस्ती और उसके दोस्तों के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताती है। डॉक्टर रेवती और राज को कुछ दवाएं लिख कर देते हैं, साथ ही साथ साक्षी को खुश रखने के लिए भी कहता है। दूसरी ओर विराज की सगाई का दिन नजदीक आ जाता है और तय तारीख को लड़की वाले सगाई के लिए आडवाणी मेंशन में पहुंच जाते हैं। सगाई वाले दिन ही रहस्यमयी हालातों में रिया की मौत हो जाती है, जिससे पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। आडवाणी परिवार अभी भी रिया की मौत के सदमे से जूझ ही रहा था कि तभी साक्षी के डॉक्टर का उसके पिता के पास फोन आ जाता है और साक्षी के पिता विराज उन्हें सारी घटना की जानकारी देते हैं। अब आगे। बरसों पहले अमेरिका में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर मार्शल के सामने भी कुछ ऐसा ही केस आया था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। मुझे उस किताब को पढ़कर देखना चाहिए, शायद कुछ रेफरेंस मिल सके। डॉक्टर अपने घर की लाइब्रेरी में जाकर डॉक्टर मार्शल की किताब निकालता है और साक्षी के स्टेटमेंट की फाइल और उस किताब को बैठकर पढ़ने लगता है। डॉक्टर मार्शल की किताब को कई घंटे तक स्टडी करने के बाद अब डॉक्टर अभिनव के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर मार्शल के पास आए एक ऐसे केस के बारे में डिटेल में पढ़ा था जिसे पढ़कर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस नतीजे पर पहुंचे। जब मैंने राज और रेवती के स्टेटमेंट नोट किए थे, तब रेवती ने बताया था कि साक्षी को डॉल को देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसने कई बार उस डॉल को अजीब तरीके से हंसते और बोलते हुए भी देखा है, लेकिन उसको क्लैरिफाई करने के लिए राज ने बताया कि डॉल चार्जेबल है और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो जरूर साक्षी ने ही उसमें कुछ वॉइस नोट सेव किए होंगे, लेकिन इस बात पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बिना प्ले बटन दबाए वो डॉल बोल कैसे रही थी। साक्षी ने बार बार अपने स्टेटमेंट में बताया कि एमिली को गुस्सा आया, इसलिए उसने ही बच्चों को पुश किया। हम सबसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो ये कि हमने साक्षी के स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लिया। उसके पेरेंट्स और मैं उसकी बातों को बचपना समझकर इग्नोर करते रहे। शायद ये सब तो डॉल ही कर रही है। साइंस के पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन पिछले बीते 100 सालों में ऐसे 2-3 केस आए हैं जिसमें बच्चों को किसी डॉल ने पसेज कर लिया है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी, इसके बारे में साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। जिन सभी केसों के बारे में बुक में बताया गया है, उसकी डिटेल तो बहुत ही डरावनी है। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस समय साक्षी और उसकी फैमिली को अलर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए डॉक्टर अपना फोन उठाकर राज का नंबर डायल करने लगता है। तभी उसे अपने स्टडी रूम में लगी रोलिंग चेयर के लगातार हिलने की आवाज सुनाई देती है। घर में तो कोई भी नहीं है, ये अचानक चेयर के हिलने की आवाज कैसे आ रही है? डॉक्टर अपना फोन टेबल पर रखकर स्टडी रूम की ओर जाने लगता है। तभी डॉक्टर को किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है? डॉक्टर के इतना पूछने पर चेयर के पास से किसी बच्चे के हंसते हुए गाना गाने की आवाज सुनाई देने लगती है।
डॉक्टर तेज कदमों से चलते हुए चेयर के पास पहुंचता है, लेकिन कुर्सी बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? आवाज तो यहीं से आ रही थी ना। अगर यहाँ कोई नहीं है तो फिर कुर्सी अपने आप कैसे हिल सकती है? मैं पूछता हूँ, कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते? डॉक्टर के इतना कहते ही एक बार फिर उसे वही डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। डरते हुए डॉक्टर अपनी नजरें छत की ओर घुमाता है तो सामने का नजारा देखकर मानो उसकी धड़कनें ही रुक जाती है। एक डरावनी गुड़िया किसी जानवर की तरह छत पर चल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ भी समझ पाता, गुड़िया डॉक्टर के ऊपर छलांग लगा देती है। डॉक्टर के मुंह से जोरदार चीख निकलती है और कुछ ही पलों में डॉक्टर जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। उसकी आंखें हैरानी से फटी हुई थी और गर्दन से खून बह रहा था। डॉक्टर की बॉडी को जमीन में पड़ा देखकर वो गुड़िया डॉक्टर का खून पीने लगती है। इधर राज डॉक्टर के कॉल का वेट कर रहा था। देर रात तक भी जब डॉक्टर का कॉल उसके पास नहीं आता तो वो परेशान हो जाता है। डॉक्टर ने कहा था कि वो केस स्टडी करने के बाद मुझे कॉल करेंगे। पता नहीं कहाँ बिजी हो गए, मैं ही उन्हें फोन मिला लेता हूँ। राज खुद डॉक्टर का नंबर मिलाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। राज एक के बाद एक डॉक्टर को कई बार कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर फोन नहीं उठाता। अंत में थक हार कर राज कॉल करना बंद कर देता है। अगले दिन सुबह राज एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल मिलाता है तो दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर रवि फोन उठाते हैं। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? डॉक्टर साहब का नंबर है ना? दरअसल कल दोपहर में उनसे बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल बैक करने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक उनका कॉल नहीं आया। बस इसलिए मैंने उन्हें फोन किया। क्या बात करनी थी तुम्हें डॉक्टर से? तुम्हारे नंबर से 10 मिस कॉल है इस नंबर पर। ऐसी क्या इमरजेंसी थी तुम्हें? और इस फोन में भी तुम्हारा ही नंबर डायल किया हुआ था डॉक्टर ने। इसका मतलब जिस समय उनकी मौत हुई वो तुम्हें ही फोन करने जा रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर की मौत का तुमसे जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। क्या कहा आपने? डॉक्टर की मौत? आपका कहने का मतलब है कि डॉक्टर साहब मर चुके हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है ये। अरे अभी कल ही तो मेरी उनसे बात हुई, बिल्कुल स्वस्थ थे। ऐसे अचानक क्या हो गया? थाने आ जाओ, बाकी की बातें यहीं बताएंगे। सारी बातें फोन पर नहीं बता सकते। राज का सर बुरी तरह से चकरा रहा था। एक ही दिन में कितना कुछ घटित हो गया था। पहले रिया और अब डॉक्टर साहब। ना जाने क्यों उसका मन किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। राज जल्दबाजी में थाने की तरफ भागता है और जैसे ही इंस्पेक्टर के सामने आता है, इंस्पेक्टर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मिस्टर आडवाणी, आप फोन कर रहे थे डॉक्टर साहब को? ये सब क्या चल रहा है? अभी कल ही आपके बंगले में एक मर्डर हुआ है और अब ये दूसरा मर्डर, और दोनों ही मर्डर के तार आपके साथ उलझे हुए हैं। कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं आप हमसे? इंस्पेक्टर की बात सुनकर राज सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाता है। मैं भी तो इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। भगवान के लिए आप ही मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। रिया की मौत मेरे लिए भी एक पहेली है और इस पहेली कल दोपहर में डॉक्टर साहब से मेरी फोन पर बात हुई थी। आज वो शायद मुझे कुछ बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हुई नहीं है, उन्हें मारा गया है। मर्डर हुआ है उनका। और एक बात बताइए, रिया की मौत की एक्सप्लेनेशन आपको डॉक्टर साहब कैसे देने वाले थे? पूरी बात बताइए। आपके बंगले में चल क्या रहा था? एक गिलास पानी मिल सकता है? एक गिलास पानी पीने के बाद राज इंस्पेक्टर को पूरी कहानी बताना शुरू करता है। कैसी बचकानी कहानी सुना रहे हैं मिस्टर राज आप मुझे? आपको क्या लगता है यहाँ कोई परी कथा सुनाने का कंपटीशन चल रहा है? आपके कहने का मतलब यह है कि आपकी बच्ची को कुछ दिन पहले एक गुड़िया मिली है। जब से वो गुड़िया आपके घर आई है कुछ न कुछ अजीब हो रहा है आपके घर में। देखिए, ऐसे केस पहले भी देखे हैं मैंने, जहां कातिल खुद को बहुत शातिर समझता है। ये ना तो आपकी बेटी का काम है, ना ही उस गुड़िया का। कोई है जो गुड़िया की आड़ लेकर सारे कत्ल कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है इंस्पेक्टर साहब। जब ये सारी घटनाएं हमारे समझ से बाहर हो गई तो हमने डॉक्टर से सलाह लेने के बारे में सोचा। मेरी बेटी के दिन पर दिन बिगड़ते व्यवहार के कारण हमें ऐसा लग रहा था कि हो ना हो उसे कोई मानसिक परेशानी हो गई है।
और डॉक्टर अभिनव वही स्टडी करने में लगे हुए थे। रिया की मौत के ठीक बाद कल मेरी उनसे फोन पर बात हुई। जब मैं उन्हें रिया की मौत के बारे में बताया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्हें कोई क्लू मिला है, अभी वो केस स्टडी करना चाहते हैं। उसके बाद मुझे कॉल करके इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे जवाब दे पाते उनकी भी मौत हो गई। मैं नहीं जानता आपको मेरी बातों पर कितना यकीन हुआ है, लेकिन जो सच था मैंने आपको वही बताया। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जब तक रिया और डॉक्टर अभिनव की मौत की पड़ताल पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और हाँ, जब भी बुलाया जाएगा आपको थाने में आना होगा। राज घर लौट आया था और घर आकर वो पत्नी और माँ को भी डॉक्टर की मौत के बारे में बताता है। हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी घट रहा है ना विराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो सब किसी और तरफ ही इशारा कर रहा है। आप सोच कर देखो ना, अचानक से डॉक्टर को ऐसा क्या हुआ होगा। डॉक्टर का घर का दरवाजा अंदर से बंद था, ना कोई अंदर आया ना अंदर से कोई बाहर गया। फिर ये मर्डर कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता कुछ अजीब हो रहा है हमारे साथ? जिस चीज को हम झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच वही है? हमें एक बार किसी तांत्रिक या ओझा को बुलाकर दिखाना चाहिए। कैसी बात कर रही हो तुम? ये तांत्रिक ओझा ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। सब ढोंगी होते हैं एक नंबर के। और तुम क्या चाहती हो कि अपनी छोटी सी बच्ची को किसी झाड़ फूंक करने वाले को सौंप दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। भूल जाओ ये सब। दुनिया चांद पर जाने को तैयार है और तुम ऐसी बातें सोच रही हो। खुली आंखों से सच को देखकर न करने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा बेटा। बहू जो कह रही है मुझे भी लगता है कि वो सब सच है। पिछले कुछ दिनों में रेवती और मैंने जो कुछ भी घर में महसूस किया है, उन सब की तह तक डॉक्टर चाहकर भी नहीं पहुंच सकता। ये सब कुछ और है। और चल ठीक है, मान लिया कि ये सब कुछ नहीं होता, तो बस एक बार मेरे मन की तसल्ली के लिए इस घर की शुद्धिकरण करवा लेने दे। हो सकता है इसी तरीके से हमारी बच्ची ठीक हो जाए। रेवती और माँ सुनीता की दलीलों के आगे अब राज के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। एक तरफ राज रिया की मौत से बुरी तरह से टूट गया था, घर में मातम जैसा माहौल था। दूसरी तरफ राज पुलिस की रडार पर आ गया था। राज ने तो अपनी तरफ से पुलिस को सब कुछ ही बताया था, लेकिन पुलिस को उसकी बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आई थी। विराज, मना मत करना। माँ जी ने एक बहुत सिद्ध बाबा के बारे में पता लगाया है। एक बार उनसे मिलकर आते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगेगा तो हम ये सब वहीं रोक देंगे, लेकिन प्लीज एक बार चलो तो सही। रेवती और सुनीता के बार बार समझाने के बाद भी राज जाने के लिए तैयार नहीं होता और अंत में थककर सुनीता और रेवती ही बाबा से मिलने जाती हैं। बाबा के आश्रम पहुंचकर, बाबा, हमारे घर में कुछ बहुत अनहोनी हो रही है। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हो सकता है हमें हमारे प्रश्नों का जवाब मिल जाए। बस एक बार उस बंगले को आकर देख लीजिए। ठीक है, मेरा शिष्य मार्कंडेय आपके साथ जाएगा। यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हुई तो मार्कंडेय की नजर से बच नहीं सकती। यदि स्थिति गंभीर होगी तो हम आपके साथ अवश्य जाने के लिए तैयार होंगे। पिछले भाग में आपने देखा कि रेवती और सुनीता मदद मांगने के लिए बाबा के आश्रम जाते हैं, जहां पर बाबा अपने शिष्य मार्कंडेय को उनके घर जाकर जांच करने के लिए कहते हैं। अब आगे रेवती और सुनीता के कहने पर बाबा का शिष्य मार्कंडेय रेवती के साथ उनके बंगले पर पहुंच जाता है। बंगले के मेन गेट के अंदर कदम रखने से पहले मार्कंडेय अपने हाथ में पकड़े हुए कलश के जल में से कुछ बूंदे अपने हाथ में ले लेता है और मन ही मन ईश्वर को याद करके उन्हें दरवाजे की तरफ छिड़क देता है। उसके बाद जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखने के लिए पांव बढ़ाता है, मार्कंडेय को महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य दीवार बीच में आकर उसे भीतर आने से रोक रही हो। किसी तरह मंत्र उच्चारण करते हुए मार्कंडेय बंगले के अंदर प्रवेश कर लेता है। महाराज, सब ठीक है ना? आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। आपके चेहरे के भाव क्यों बदल गए? रेवती की बात का जवाब दिए बगैर मार्कंडेय लगातार बंगले में घूमकर कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे थे। इधर कमरे में हमें कुछ शक्तिशाली ताकत का एहसास हो रहा है। क्या है वहाँ? वो तो मेरी पोती का कमरा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं खुद देखता हूँ। आप लोग यहीं ठहरिए,
मार्कंडेय साक्षी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजे पर पहुंचने के बाद मार्कंडेय को एहसास होता है कि कोई शक्ति उसे इस कमरे से दूर पटकने की कोशिश कर रही है। एक जोरदार धक्का उन्हें महसूस होता है और जल का कलश उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। उस शक्ति को नजरअंदाज करते हुए मार्कंडेय कमरे के अंदर प्रवेश कर लेता है। अचानक साक्षी के कमरे में लगे हुए खिलौनों की रेक में से एक एक करके सारे खिलौने नीचे गिरने लगते हैं और देखते ही देखते साक्षी का बेड जोर से हिलना शुरू कर देता है। बेड के बाद कमरे की खिड़की दरवाजे भी जोर जोर से आवाज करने लगते हैं, जैसे अंदर कोई तूफान आया हो। माँ जी, कैसी आवाज आ रही है साक्षी के कमरे से? अंदर सब ठीक तो होगा ना? मैं जाकर देखती हूँ। बाबा ने बहुत विश्वास के साथ अपने शिष्य को यहाँ भेजा है, उसे अपना काम करने दो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीच में नहीं आना चाहिए। कमरे में सामानों के गिरने और डबल बेड और खिड़कियों के खड़खड़ करके हिलने की यह घटना लगभग 1 मिनट तक चलती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। कमरे में हो रही इस तरह की डरावनी घटनाओं को देखकर भी साक्षी के चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं था। अभी भी कमरे में एक कोने में बैठे वो अपनी डॉल के साथ बात करने में व्यस्त थी। कुछ पल इधर उधर घूमने के बाद मार्कंडेय वापस हॉल में आ जाते हैं। महाराज, कुछ ऐसा मिला आपको जिससे चिंता करने की जरूरत है? आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु शक्ति क्या है और आपसे या आपकी बेटी से क्या चाहती है, इस बात की जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अनुभव और ज्ञान में मैं अभी गुरुजी से बहुत पीछे हूं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या को गुरुजी आकर ही सुलझाए तो बेहतर होगा। ये कोई छोटी मोटी प्रेत आत्मा नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। जो कुछ भी अभी इस कमरे में हुआ वो सामान्य घटना नहीं है। वो शक्ति मुझे अपनी ताकतों से परिचित कराने की कोशिश कर रही है, बताना चाहती है कि मुझे इन सब से दूर रहना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मार्कंडेय की बात सुनकर सुनीता और रेवती जोर जोर से रोने लगते हैं। ऐसा मत कहिए महाराज, अगर आप अपने कदम पीछे खींच लेंगे तो हम तो उस ताकत के सामने बिल्कुल ही बेबस हो जाएंगे। अब हमें सिर्फ आप पर ही भरोसा है। आपको ही मेरी बेटी को इस संकट से बाहर निकालना होगा। रेवती की बात सुनकर मार्कंडेय गुरुजी का बताया हुआ मंत्र पढ़ते हुए साक्षी की डॉल के नजदीक जाने लगता है। मार्कंडेय लगातार मंत्र उच्चारण करता जा रहा था। तभी अचानक जैसे कोई भरकम सामान आकर मार्कंडेय के सर पर लगता है और वो हवा में ऊपर उठने लगते हैं, जैसे किसी ने गिरबान पकड़कर उन्हें ऊपर उठा लिया हो। काफी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक वो झटके से जमीन पर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मार्कंडेय की जमीन पर मूर्छित होते ही कमरे में एक स्पष्ट डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुनकर रेवती और सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेवती दौड़कर कमरे से बाहर आती है और फोन उठाकर पतिराज का नंबर मिला देती है। तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर आ जाओ, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। जो कहना है साफ साफ कहो रेवती। पहले ही पिछले 2 दिनों में इतना कुछ घट गया है कि अब और सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत बाकी नहीं है। घर में सब लोग ठीक तो है ना? तुम्हें कैसे बताऊं विराज, मैंने बताया था ना कि हम घर के शुद्धिकरण के लिए एक बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा ने अपने शिष्य को हमारे घर भेजा था, लेकिन रेवती रोते हुए सारी घटना पतिराज को सुना देती है। मैं अभी घर आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल घबराना मत, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। विराज और राज तुरंत घर पहुंचते हैं और मार्कंडेय को उठाकर साक्षी के रूम से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक साक्षी के कमरे के पर्दे में आग लग जाती है और वो जलते हुए कमरे के दरवाजे पर उनके ठीक सामने आकर गिर जाता है। किसी तरह बचते बचते विराज और राज मार्कंडेय को अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। अब भी तुम यही कहोगे विराज कि ये सब अंधविश्वास है, झूठ है, मेरे मन का वहम है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है इस घर में, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें तो हमेशा यही लगता है ना विराज कि मैं पागल हूँ,
कुछ भी मनगढ़ंत बातें करती हूँ। हमारी बच्ची उस शैतान के कब्जे में है। अब मैं क्या करूँ विराज, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। राज अपनी पत्नी रेवती से अस्पताल में खड़ा होकर बातें कर ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर का फोन उसके फोन पर आता है। मिस्टर राज, एक बहुत अहम जानकारी हाथ लग गई है। आप अभी थाने आ सकते हैं? मैं अभी अस्पताल में हूँ सर, थोड़ा समय दे सकते हैं? फिर मैं आपको आकर बताता हूँ। रहने दो तुम, बस अस्पताल का एड्रेस मुझे भेज दो, मैं वहां आ रहा हूँ। कुछ देर में इंस्पेक्टर अस्पताल में पहुंच गया था। क्या बात है, क्या हुआ था आपके घर? पता नहीं आप हमारी बात पर यकीन करोगे या नहीं, हम बाबा को अपनी बेटी की जांच करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही बाबा ने साक्षी के कमरे में कदम रखा, सब कुछ बहुत अजीब हो गया। कमरे की खिड़कियां, दरवाजे, बेड, सब कुछ ऐसे हिलने लगा जैसे कोई जलजला आ गया हो, और फिर अचानक ये हवा में ऊपर उठने लगे और फिर जमीन पे गिर पड़े। हम लोग किसी तरह उन्हें लेकर अस्पताल आए हैं। अब आप बताइए, आपके हाथ कौन सी अहम जानकारी लग गई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मुझे कातिल साबित करने के लिए सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आपके हाथ निराशा ही लगेगी। अपनी जांच की दिशा सही तरफ मोड़िए, वरना आपका समय और ऊर्जा यूं ही खर्च होती रहेगी। अब आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बहुत से सवालों के जवाब डॉक्टर की ये बुक और साक्षी की रिपोर्ट्स पर डॉक्टर के द्वारा लिखे हुए रिमार्क से समझ में आ रही है। जिस दिन डॉक्टर की मौत हुई वो शायद साक्षी के केस पर ही काम कर रहे थे। उनकी स्टडी टेबल पर कुछ बुक्स और साक्षी की फाइल खुली हुई मिली। जब कमरे की तलाशी हुई तब मेरी नजर रिपोर्ट्स और किताब पर पड़ी और मैंने उन्हें तसल्ली से स्टडी किया। डॉक्टर ने अपनी फाइल्स रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें इस बात का डाउट है कि साक्षी जो कुछ भी कर रही है वो किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी के कारण नहीं, बल्कि किसी थर्ड एंटिटी प्रभाव में आकर कर रही है। मेडिकल साइंस इस तरह की चीजों की पुष्टि नहीं करता, इसलिए उन्होंने कई बड़े बड़े डॉक्टर के रेफरेंस से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की और एंड में अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर डॉक्टर की हत्या किसने की और क्यों? जिस तरह से डॉल ने बाबा के शिष्य मार्कंडे पर हमला किया, वैसे ही ये भी हो सकता है ना कि उसी ने डॉक्टर के ऊपर हमला किया हो जिसमें उनकी जान चली गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े डॉक्टर वो इस तरह की बातों पर यकीन कर सकते हैं। अब तो आपको यकीन हो गया ना इंस्पेक्टर साहब कि मेरे पति या मेरे परिवार में से किसी का भी मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर किसी इंसान ने डॉक्टर को मारा होता तो सीसीटीवी कैमरा में घर के अंदर जाते हुए या वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई जरूर देता, लेकिन ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो आई डॉक्टर का मर्डर किया और किसी को दिखाई भी नहीं दी। अब सिर्फ और सिर्फ बाबा अंजनी प्रसाद ही उनके प्रश्नों का जवाब दे सकते थे। अपनी बेटी की जीवन की रक्षा करने के लिए रेवती, सुनीता, विराज और राज सभी लोग मिलकर बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं और बाबा को बंगले में हुई सारी घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको इस शक्ति से छुटकारा दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन अगर मेरा अंदेशा सही है तो ये सब कुछ यूं ही रुकेगा नहीं। लेकिन घबराओ नहीं, हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान होता ही है। सबसे पहले ये बताइए कि आप कब से इस बंगले में रह रहे हैं और क्या इस बंगले में आने से पहले भी आपकी बेटी का व्यवहार ऐसा ही था? नहीं बाबा, अभी कुछ ही दिन पहले ये बंगला मैंने सस्ते दामों पर खरीदा और फिर पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। जिस दिन हम लोग बंगले में शिफ्ट हुए उसी दिन मेरी बेटी साक्षी को ये गुड़िया ना जाने कहां से मिल गई। एक बार जो साक्षी ने उस गुड़िया को हाथ में उठाया उसके बाद आज तक उसने उसे छोड़ा ही नहीं। वो पूरा दिन इस गुड़िया को अपने साथ लेकर घूमती है। आपने कहा कि आपको ये बंगला कम दामों पर मिला था। क्या बंगले के पुराने मालिक से मिलवा सकते हैं आप मुझे? हो ना हो इस बंगले का पुराना मालिक जानता था कि इस बंगले में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसने अपना करोड़ रुपए का बंगला आपको कौड़ियों के दाम पर बेच दिया। राज को बाबा की बात समझ में आने लगी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। सबसे पहले मैं जाकर उस आदमी को पकड़ता हूँ जिसने ये बंगला मुझे बेचा था। हो सकता है उसे इस गुड़िया से छुटकारा पाने का तरीका पता हो। ये लो, ये अभिमंत्रित धागा है, इसे ले जाकर अपनी बेटी के गले में बांध देना। ऐसा करने से वो आपकी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और हाँ,
इसके बाद आपको हिम्मत करके उस गुड़िया को पेट्रोल छिड़क कर आग लगानी होगी। राज अपने घर जाता है। रात घेराई थी। राज ने झांक कर देखा, उसकी बेटी गहरी नींद में सोई हुई थी। दबे पांव राज साक्षी के कमरे में जाता है और उसकी गुड़िया को वहां से उठाकर बाहर ले आता है। दूसरी तरफ रेवती जाकर धीरे से बाबा का दिया हुआ धागा साक्षी के गले में बांध देती है। उसके बाद राज और रेवती मिलकर उस गुड़िया को आग लगा देते हैं। तभी उन्हें मां सुनीता के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सामने साक्षी हाथ में चाकू लिए खड़ी हुई थी और धीरे धीरे अपनी गर्दन रेत रही थी, जिसके कारण खून की धार बहकर उसके कपड़ों पर आ रही थी। ये क्या कर रही हो साक्षी? चाकू नीचे रखो। आपने मेरी एमिली को जलाया, अब मैं भी चली जाऊंगी उसके पास। साक्षी बेटा नहीं, रेवती जल्दी से आग बुझाओ, जल्दी करो। राज और रेवती गुड़िया पर पानी लाकर डाल देते हैं। जैसे ही आग बुझती है, राज और रेवती ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लगभग आधी जल चुकी वो गुड़िया अगले ही पल फिर से बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे उसे कभी जलाया ही नहीं गया था। आज की घटना के बाद राज और रेवती को इतना तो समझ में आ गया था कि इस डॉल से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं जितना उन्होंने सोचा था। अगले दिन वो फिर से बाबा के आश्रम जाते हैं। यदि वो कोई आत्मा होती तो मेरे दिए गए धागे से डरकर कब का तुम्हारा घर छोड़कर चली गई होती। कोई आत्मा नहीं, शैतान है वो, और शैतान अपना ठिकाना छोड़कर कहीं नहीं जाते। अब चलिए, अब उस मकान के मालिक से ही इन सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा?